हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज एक सूचीकरण, ऐसी सूचीकरण पद्धति के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। और हमारे सूचीकरण के इतिहास में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे AACR2 का जो कोडिंग आप देखते हैं तो इसी सूचीकरण पद्धति से कोडिंग की गई है। इसीलिए यह आज हालांकि बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है इस सूचीकरण पद्धति का अन्य पुस्तकालयों में, लेकिन जब यह बना था उस समय इसकी उपयोगिता बहुत बड़ी थी। इसीलिए आज हम एक ऐसी सूचीकरण पद्धति को लेकर आए हैं जिसका नाम है वेटिकन कोड। आज देखते हैं और चर्चा करते हैं कि यह सूचीकरण पद्धति क्या है, कैसे कार्य करती है, इसके कितने भाग हैं, कब यह स्थापित हुई है। एक बृहद क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला ही हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि जो वेटिकन कोड है यह क्या है, यह सूचीकरण पद्धति है, वर्गीकरण पद्धति है, क्या है। तो वेटिकन कोड है यह एक सूचीकरण पद्धति है। क्या है? यह एक सूचीकरण पद्धति है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। वेटिकन कोड का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1927 में, 1931 में, 1939 में या 1948 में? तो इसका प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो प्रथम प्रकाशन है वह है 1931 ईस्वी में वेटिकन कोड सूचीकरण संहिता का प्रथम प्रकाशन किया गया था। आगे है, वेटिकन कोड सूची संहिता का प्रारूप किस वर्ष तैयार हुआ? जैसे प्रकाशन तो हुआ 1931 में, लेकिन इसका प्रारूप किस वर्ष तैयार किया गया था? तो इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था वह था 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में वेटिकन कोड सूची संहिता का प्रथम प्रयास शुरू किया गया था और प्रारूप इसी साल से तैयार किया गया था। आगे है, वेटिकन कोड किस पुस्तकालय की सूची के लिए बनाया गया था? वेटिकन कोड किस पुस्तकालय की सूचीकरण पद्धति के लिए किया गया था? देखिए, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय, उसकी अपनी सूचीकरण पद्धति है, उसी तरीके से यह भी एक पुस्तकालय था जिसके लिए यह कोड बनाया गया था। कौन पुस्तकालय था? तो वह था वेटिकन लाइब्रेरी। कौन था? वेटिकन लाइब्रेरी था, जिसके सूचीकरण करने के लिए इस पद्धति का निर्माण अलग से किया गया था। और उस सूचीकरण पद्धति का नाम क्या था? वेटिकन कोड। यह कोड ही दिया गया था। वेटिकन कोड एक तरीके से कोडिंग व्यवस्था की शुरुआत का प्रथम चरण कह सकते हैं। कोडिंग शुरू की गई थी, इसीलिए इसका नाम वेटिकन कोड पड़ा। ठीक है। वेटिकन लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? अब है कि वेटिकन जो यह लाइब्रेरी है यह वर्तमान समय में कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में, कहाँ है? तो यह जो वेटिकन लाइब्रेरी है वह इटली में है। किस देश में है? इटली देश में है, और इटली के रोम शहर में है। कहाँ पर है? इटली के रोम शहर में है वेटिकन लाइब्रेरी। आगे चलते हैं। वेटिकन लाइब्रेरी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो वेटिकन लाइब्रेरी है इसको किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? या किसी संत के नाम पर है, वेटिकन शहर के नाम पर है, या किसी राजा के नाम पर है? किसके नाम पर है? यह जो नाम रखा गया है वेटिकन लाइब्रेरी, यह वेटिकन शहर है। क्या है? वेटिकन शहर है। कहाँ का? रोम का सबसे प्राचीन जो राज्य है, रोम का एक राज्य है, रोम का एक राज्य है। क्या? वेटिकन शहर। और वो शहर में वेटिकन लाइब्रेरी है, और वेटिकन लाइब्रेरी से बना वेटिकन कोड। वेटिकन शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? वेटिकन शहर जो राज्य है, याद रखिएगा, वेटिकन शहर एक राज्य है, एक राज्य है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो राज्य है सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है? वह जो फेमस है वह है कैथोलिक चर्च है। क्या है? कैथोलिक चर्च। यह कैथोलिक चर्च के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। वेटिकन शहर में सबसे ज्यादा कैथोलिक चर्च होते हैं, और पूरे विश्व में सबसे जो प्राचीन चर्च है वो इसी शहर में है। इसीलिए चर्च, कैथोलिक चर्च के नाम से यह ज्यादा मशहूर है। वेटिकन लाइब्रेरी का आधिकारिक नाम क्या है?
वेटिकन लाइब्रेरी या वेटिकन कोड तो हम लोग जानते हैं, लेकिन वेटिकन लाइब्रेरी का जो पूरा नाम है वह क्या है? वेटिकन लाइब्रेरी शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन शॉर्ट नाम नहीं है, उसका कुछ और नाम है। नाम क्या है? तो उसका नाम है वेटिकन अपोस्टोलिक। क्या है? वेटिकन अपोस्टोलिक लाइब्रेरी। ठीक है, अपोस्टोलिक यह नाम जुड़ गया है, तो वेटिकन अपोस्टोलिक लाइब्रेरी इसका आधिकारिक नाम है, या यूं कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम है। वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति का पूरा नाम क्या है? वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति है। जिस तरीके से जो वेटिकन लाइब्रेरी है उसका नाम अलग है, उसी तरीके से जब वेटिकन कोड रखा गया सूचीकरण संहिता, तो उस सूचीकरण जैसे AACR2 इसका पूरा नाम नहीं है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है, हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AACR2। उसी तरीके से हमारा है एक और सूचीकरण पद्धति है CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। जैसे एक वर्गीकरण पद्धति है DDC बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। उसी तरीके से वेटिकन कोड शॉर्ट नाम है, इसका जो पूरा नाम है वह पूरा नाम क्या है? वेटिकन कोड तो कॉमन है, रहबे करेगा। रूल्स फॉर द कैटलॉगिंग ऑफ प्रिंटेड बुक्स। रूल्स फॉर द कैटलॉगिंग ऑफ प्रिंटेड बुक, मतलब एक ऐसा कोड है जो जितने भी प्रिंटेड बुक्स हैं उनके लिए यह सूचीकरण पद्धति है। इसका अर्थ यही है। तो वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति का पूरा नाम है वेटिकन कोड रूल्स फॉर द कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स। यहां तक आ गया समझ में? अब है कि वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति का प्रथम प्रकाशन। वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति का प्रथम प्रकाशन 1931 ईस्वी में किस भाषा में हुआ था? इसका प्रथम प्रकाशन तो किसे कब हुआ? 1931 में, लेकिन यह किस भाषा में हुआ? तो यह हुआ था इतावली में। कौन सा भाषा था? यह था इतावली। इतावली भाषा कहां से लिया गया है? इटली से। इतावली जो भाषा है वह कहां से लिया गया है? इटली की एक भाषा है। जैसे भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं, भोजपुरी, बिहार की भोजपुरी है, मगही है, उसी हिसाब से भारत के अगर देख लेते तो गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, इसके बाद आपको पंजाबी है, हरियाणवी है। उसी तरीके से इटली का एक भाषा है इतावली, और इसी इतावली भाषा में वेटिकन कोड का सन 1931 ईस्वी में प्रथम प्रकाशन किया गया था। अब है कि वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति का द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? द्वितीय संस्करण का सेकेंड एडिशन का प्रकाशन वेटिकन कोड का कब हुआ? तो 1931 में इसका प्रथम है, तो 31 के बाद होगा। तो 31 के बाद कब हुआ था? यह हुआ था सन 1939 ईस्वी में। किस वर्ष हुआ था? सन 1939 ईस्वी में इसके द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति किस पुस्तकालय के लिए बनाया गया था? वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति, जो वेटिकन कोड सूचीकरण है, यह पद्धति किस पुस्तकालय के लिए बनाया गया था? ब्रिटिश म्यूजियम के लिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए, वेटिकन पुस्तकालय के लिए, या बिब्लियोथेक नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए? किसके लिए किया गया था? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि लाइब्रेरी के नाम पर ही इस कोड को बनाया गया था, इस पद्धति को बनाया गया था। तो यह होगा इसका जवाब सी, वेटिकन पुस्तकालय, जो कहाँ था? रोम में। तो वेटिकन पुस्तकालय के नाम पर ही वेटिकन कोड रखा गया। वेटिकन कोड सूचीकरण पद्धति का इटालियन भाषा से अंग्रेजी भाषा में किस विद्वान ने अनुवाद किया था? किसने किया था? मेलविल डुई, राइट, सीए कटर, या एस आर रंगनाथन ने? तो इसका जो अनुवाद किया था वह थे राइट साहब। राइट उनका नाम है, साहब हमने लगाया है, उनका नाम था राइट। इनका जो पूरा नाम है W. वाइल्स E. राइट।
ठीक है, क्या नाम था? डब्ल्यू वाइल्स ई राइट इनका पूरा नाम है। आगे चलते हैं। राइट साहब ने वेटिकन कोड सूची संहिता का इटालियन भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? राइट साहब ने प्रकाशन तो किया, इसका अनुवाद किया, लेकिन उस अनुवादित का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? वह था 1948 में, क्योंकि पहला आया 31, दूसरा 39 और इसका अनुवाद जो इन्होंने किया वह 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। आगे चलते हैं। वेटिकन कोड सूची संहिता को कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? वेटिकन कोड सूची संहिता को कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? कितने भाग थे? यह थे 4। कितने भाग में प्रकाशित किया गया था? यह 4 भाग में प्रकाशित किया गया था। वो कौन कौन से भाग थे हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। देख रहे हैं, इसका जो पहला भाग था 4 हो गया। वेटिकन कोड सूची संहिता के प्रथम भाग में, इसके कितने भाग में प्रकाशित हुआ? 4 भाग में। तो 4 भाग में प्रथम भाग कौन सा था? तो प्रथम भाग में था इंट्री, मतलब प्रविष्टि। प्रविष्टि को अंग्रेजी में हम लोग इंट्री कहते हैं। इसके प्रथम भाग में क्या था? इंट्री था। वेटिकन कोड सूची संहिता के द्वितीय भाग में क्या था? पहला में तो प्रविष्टि हो गया, दूसरा में था विवरणात्मक। दूसरा में क्या था? विवरणात्मक, डिस्क्रिप्शन था। क्योंकि अब किसी कोड को जब आप परिभाषित करेंगे या नियम बनाएंगे तो जो उसके सारे नियम बनाएंगे उन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिप्शन आप नहीं देते हैं उस परिस्थिति में जो आप तो समझ रहे हैं लेकिन दूसरे नहीं समझेंगे, इसीलिए दूसरे भाग में डिस्क्रिप्शन दिया, विवरणात्मक दिया। इसके तीसरे भाग में इन्होंने क्या दिया था? वेटिकन कोड सूची संहिता के तृतीय भाग में विषय प्रविष्टि के नियम को दिया गया था। ठीक है, वेटिकन कोड सूची संहिता के चतुर्थ भाग में, वेटिकन कोड सूची संहिता के चतुर्थ भाग में क्या था? इसमें था संचीकरण नियम। इसमें क्या था? संचीकरण नियम था, फाइलिंग रूल्स। इसको बोलते हैं फाइलिंग रूल्स बोलते हैं। वेटिकन पुस्तकालय में वर्तमान में किस सूची संहिता से, वेटिकन कोड पुस्तकालय में वर्तमान समय में किस सूची संहिता से सूचीकरण पद्धति को अपनाया जाता है? सूचीकरण किया गया है किस पद्धति से? एशिया 2 है, CCC, वेटिकन कोड ALA कोड कौन सा है? स्वाभाविक है वेटिकन कोड होगा, क्योंकि वेटिकन पुस्तकालय है और उसी पुस्तकालय में इसी नाम से सूचीकरण पद्धति की गई है, तो स्वाभाविक है कि इसी नाम का कोड होगा। वेटिकन कोड सूची संहिता में डिक्शनरी को किसके नियम से लिया गया है? अब यहां पर है कि वेटिकन कोड तो बना, लेकिन यह भी कई सारे सूचियों से मिलकर बना। कुछ कहीं से लिया, कुछ कहीं से लिया, और इस नियम से भी कुछ लोगों ने खुद लिया। तो यह जो नियम था वेटिकन कोड में, जो डिक्शनरी है वह किस नियम से लिया गया था? रंगनाथन साहब का, ड्यूक साहब, CA कटर साहब का, किसका लिया गया था? तो इनमें जो डिक्शनरी जो लिया गया था वह CA कटर साहब के कटर रूल से लिया गया था। किससे लिया गया था? कटर रूल्स, क्योंकि इन्होंने पूरा डिक्शनरी पर बहुत अच्छा काम किया था कटर साहब ने। तो इसके जो डिक्शनरी ली गई वो किससे ली गई? कटर साहब के डिक्शनरी से ली गई, इनकी सूची संहिता से लिया गया। ठीक है, वेटिकन कोड सूची संहिता की मुख्य विशेषता क्या थी? इस सूची संहिता की जो मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसमें केवल यूरोपियन नियम मिलते थे, इसमें केवल अमेरिकी नियम मिलते हैं, इसमें यूरोपीय और अमेरिकी दोनों नियम मिलते हैं। क्या मिलते थे? इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वेटिकन कोड की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें यूरोपियन और अमेरिकी दोनों नियम मिलते थे। इसमें दोनों नियम मिलते थे, इसीलिए इसका प्रयोग दोनों जगह पर हुआ। अमेरिका में भी इसका प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वेटिकन कोड सूची संहिता का प्रभाव और किस सूचीकरण पद्धति में देखने को मिलता है? जैसे यह तो सूचीकरण पद्धति है ही,
लेकिन इसका प्रभाव और किस सूचीकरण पद्धति पर और किन किन सूचीकरण पद्धति पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसका जो प्रभाव था सबसे ज्यादा पड़ा AACR2 के कोडिंग नियम पर। AACR2 का जो कोडिंग नियम था उस नियम पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला। वेटिकन कोड सूची संहिता बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका है? वेटिकन कोड सूची संहिता बनाने में सबसे बड़ा योगदान इसका है। भारतीय पुस्तकाध्यक्षों का है, ब्रिटिश पुस्तकाध्यक्षों का है, अमेरिकी पुस्तकाध्यक्षों का है या फ्रांसीसी पुस्तकाध्यक्षों का है? किसका सबसे बड़ा हाथ है? तो इसमें वेटिकन कोड सूची संहिता को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अमेरिकी पुस्तकाध्यक्षों को है। किसको है? अमेरिकी पुस्तकाध्यक्ष को। यही कारण है कि यह अमेरिका में भी यह जो वेटिकन कोड नियम है वह ज्यादा प्रभावी रहा है। वेटिकन कोड सूची संहिता बनाने में अमेरिकी पुस्तकाध्यक्षों का प्रमुख योगदान रहा है। वे कौन कौन से हैं? वे पुस्तकाध्यक्ष कौन कौन से हैं? तो पहला है जेसी हैंसन। कौन है जेसी हैंसन? इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी कौन थे हम आगे बताएंगे। फिर डब्ल्यू बिशप साहब थे। इन दो विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है वेटिकन कोड बनाने में, सूची संहिता बनाने में। और ये दोनों कौन थे? तो ये थे अमेरिकी पुस्तकाध्यक्ष जेसी हैंसन। किस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे? ये मिशिगन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के थे, शिकागो के थे, हार्वर्ड के थे या वेटिकन लाइब्रेरी के थे? किसके थे बताइए? तो यह थे जेसी हैंसन। यह थे शिकागो विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रधान पुस्तकाध्यक्ष। ये कौन थे? शिकागो विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ये पुस्तकाध्यक्ष थे उस समय में। इसीलिए इनको वेटिकन कोड के विषय में, कोडिंग के विषय में जानकारी था और वेटिकन कोडिंग सिस्टम को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अमेरिकी पुस्तकाध्यक्ष डब्ल्यू बिशप कौन थे? अमेरिका के किस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे? ये थे किसके? अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है मिशिगन यूनिवर्सिटी, मिशिगन विश्वविद्यालय पुस्तकालय के वे पुस्तकाध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, इसीलिए यह इनको भी, क्योंकि इन्होंने भी कोडिंग पे बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए ये दोनों व्यक्ति मिलकर के वेटिकन कोड को बढ़िया से बनाया, कोडिंग किया। और यह सूची संहिता सिर्फ यूरोप में ही नहीं, यह यूरोपियन में अमेरिका भी है, तो अमेरिका और इटली और भी कई देशों में इसका प्रभाव देखने को मिला है। और चूंकि दो ये अमेरिकी विद्वान थे, इसीलिए इसको अमेरिका में भी इसका प्रभाव बढ़िया से मिला है। चूंकि यह ऐसा सूचीकरण पद्धति, बहुत छोटा सूचीकरण पद्धति रहा है, एक पुस्तकालय के लिए था। धीरे धीरे कुछ पुस्तकालय में और बना है। फिर हम नए वीडियो में आपको नई जानकारी देने के लिए फिर आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय।